नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन हो गया। लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन, लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में अंतिम सांस ली, आखिरी सांस ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की। अंशुमान सिंह के बड़े बेटे अरुण प्रताप सिंह से फोन पर बात कर सांत्वना भी व्यक्त की गई है। पूर्व राज्यपाल के निधन पर आज एक दिन का राजकीय अवकाश है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह भी किया गया रद्द और साल 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह। और जब से ही निधन की खबर मिली तब से ही लगातार संवेदनाएं व्यक्त भी की जा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह भी रद्द किया गया। तमाम कार्यक्रम भी होने थे महिला दिवस के खास मौके पर, लेकिन जो तमाम कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया। साल 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह। और साथ ही आज पूर्व राज्यपाल के निधन पर खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त की, संवेदनाएं व्यक्त की और अंशुमान सिंह के बड़े बेटे अरुण प्रताप सिंह से फोन पर सीएम ने बातचीत की और फिर बातचीत के बाद अपनी संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शोक व्यक्त किया। लखनऊ के पीजीआई में वो भर्ती थे, वहीं पर उनका इलाज भी चल रहा था। आज आखिरी सांस ली, जिसके बाद से ही लगातार शोक व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। उनके परिजनों से भी फोन पर बात करके खुद सीएम ने शोक व्यक्त किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी संवेदना व्यक्त की जा रही है। पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का निधन जैसी खबर मिली उसके बाद से ही लगातार खुद राज्यपाल ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि उनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर रहा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका और साथ ही उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। अंशुमान सिंह के बड़े बेटे से खुद बात की सीएम ने और अपनी सांत्वना उनसे फोन पर बात करके व्यक्त की। पूर्व राज्यपाल के निधन पर आज एक दिन का राजकीय अवकाश भी है। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस खास मौके पर अलग अलग कार्यक्रम भी होने थे राज्य स्तरीय, उन तमाम कार्यक्रमों को रोक दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया है। और साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय तमाम समारोह होने थे जिनको रद्द कर दिया गया। साल 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है। 19 मार्च को जोधपुर आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा 19 मार्च वो तारीख जब जोधपुर आने का कार्यक्रम है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत का दिव्यांग शिविर की शुभारंभ कार्यक्रम का में वो शिरकत करेंगे, ये प्रस्तावित भी है। और साथ ही भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा शिविर जिसमें सूबे के मुखिया अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है सहभागी और अब तक 700 से अधिक दिव्यांगों का पंजीकरण हो चुका है। दिव्यांगों के हाथ और पैर लगाने के अलावा दी जाएगी ट्राईसाइकिल भी। दिव्यांगों के हाथ पैर लगाने का काम वहां पर होगा और इसके अलावा भी ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को भेंट की जाएगी। संस्थान प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा पूरी टीम के साथ तैयारियां कर रहे हैं। सीएम वहां पर पहुंचेंगे 19 तारीख को, लेकिन उससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संस्थान प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा पूरी टीम के साथ तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं और साथ ही संस्थान ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा कर रहे मॉनिटरिंग भी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत हैं भारत सेवा संस्थान के प्रभारी और वहां पर खास कार्यक्रम भी हैं। अब साफ तौर से इसी कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे या और भी कई तरह के कार्यक्रम वहाँ पर होंगे या फिर जो प्रस्तावित है उनमें भी सीएम शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल 19 मार्च को जोधपुर जाएंगे। दिव्यांग शिविर के शुभारंभ का कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तावित है, उसमें शामिल होंगे सूबे के मुखिया। भारत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है शिविर और साथ ही भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है सहभागी। अब तक 700 से अधिक दिव्यांगों का पंजीकरण वहां पर हो चुका है। 700 से अधिक दिव्यांग जिनका पंजीकरण वहां पर किया गया और साथ ही हाथ पैर लगाने के अलावा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वहां पर दी जाएगी। संस्थान प्रभारी नरपत सिंह लगातार वहां पर पूरी टीम के साथ तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। संस्थान ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। जो तैयारियां वहां पर चल रही हैं उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत भारत सेवा संस्थान के प्रभारी हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए एडवाइजरी जारी हो चुकी है। राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कब कब होनी है या फिर उन परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी। कोरोना के मद्देनजर आगामी परीक्षा में विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। परीक्षाओं के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षा में विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। परीक्षा अवधि होगी 3 घंटे के बजाय 2 घंटे की। कोविड का दौर चल रहा है और ऐसे में परीक्षार्थियों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, विद्यार्थियों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उनको परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। परीक्षा अवधि
जो अमूमन 3 घंटे की होती थी उसको 2 घंटे महज कर दिया गया। परीक्षा अवधि के अनुपात में ही होगा पेपर का पूर्णांक और परीक्षा अवधि के अनुपात में ही पेपर का पूर्णांक भी होगा। किसी भी इकाई में से प्रश्न हल करने की छूट होगी, किसी भी इकाई में से प्रश्न हल कर सकते हैं, ये बड़ी छूट विद्यार्थियों को दी गई है। और प्रायोगिक परीक्षाएं और स्वयं पाठी विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं आरंभ होंगी अप्रैल में और नियमित विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं आरंभ होंगी मई में। अंतिम कक्षाओं के परिणाम जारी करने होंगे 31 जुलाई 2021 तक। जो अंतिम कक्षाएं हैं उनके परिणाम 31 जुलाई 2021 तक जारी करने होंगे। अब ये सहूलियत विद्यार्थियों को क्यों दी गई है वो भी आपको समझना होगा। कोविड के बाद लंबे वक्त के बाद ही अब चूंकि जो परीक्षाएं होनी है उसको लेकर ही ये एडवाइजरी जारी की गई है। विश्वविद्यालयों में जो एग्जाम होने हैं उनमें किस तरीके की राहत, किस तरीके की सहूलियत विद्यार्थियों को पहुंच रही है वो आप समझिए। एक बार फिर से कोरोना के मद्देनजर ये बड़ा फैसला भी लिया गया, बड़ी राहत है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। परीक्षा अवधि 3 घंटे के बजाय 2 घंटे होगी, बड़ी राहत हो सकती है। 3 घंटे 2 घंटे कर दिया गया घटा करके, क्योंकि कोविड है और ऐसे में ज़्यादा वहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना किस तरीके की होगी, किस तरीके से नहीं की जाएगी, कोई लापरवाही तो बरती नहीं जाएगी, ये भी लगातार डर बना रहेगा और इसीलिए भी ये तमाम रियायतें दी गई हैं। परीक्षा अवधि के अनुपात में पेपर का पूर्णांक होगा और किसी भी इकाई में से प्रश्न हल करने की छूट विद्यार्थियों को होगी। प्रायोगिक परीक्षाएं और स्वयं पाठी विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं आरंभ होंगी अप्रैल में और नियमित विद्यार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षाएं मई से आरंभ हो जाएंगी और अंतिम कक्षाओं के परिणाम जारी करने होंगे 31 जुलाई 2021 तक। वल्लभनगर सीट के लिए कांग्रेस के 4 दावेदार। वल्लभनगर सीट के लिए कांग्रेस के 4 दावेदार हैं। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी और भाई ने ताल ठोकी। वल्लभनगर सीट के लिए कांग्रेस के 4 दावेदार, कौन कौन से वो नाम है आप समझिए। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी और भाई ने ताल ठोकी। अब भीम सिंह चुंडावत और कुबेर सिंह चावड़ा ने भी दावेदारी जाहिर की है। गहलोत, डोटासरा प्रभारी मंत्रियों से मिल चुके चारों नेता, अब चारों की मुलाकात हो चुकी है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत से भी मुलाकात, डोटासरा से भी मुलाकात, प्रभारी मंत्रियों से भी लगातार उनका मिलना जारी है चारों नेताओं का। हालांकि दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति कुंवर दौड़ में सबसे आगे है। खबर ये कि जो गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी है प्रीति कुंवर, वो दौड़ में सबसे आगे हैं। अभी उनका नाम सबसे तेजी के साथ लिया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रीति को दावेदार का मन बना लिया है। अब खबर ये कि कांग्रेस के भीतर से जानकारी जो मिल रही है उसके आधार पर कांग्रेस ने प्रीति को दावेदार बनाने का मन बना लिया है। फिर भी सभी ग्रुप को एक जाजम पर बैठाने के लिए प्रयासरत है कांग्रेस। अब किसी तरीके की गुटबाजी चुनाव में देखने को ना मिले या फिर वोटों पर उसका असर ना हो, ये कोशिश लगातार की जाएगी। और कोशिश इसलिए भी ताकि जीत होनी है। जीत के लिए पहले ही कह दिया गया कि पहले से भी कांग्रेस विधानसभा सीट पर कब्जा की हुई थी। अब एक बार फिर से उन्हीं को जीत मिलेगी और ऐसे में कोई गुटबाजी ना हो, कोई अंतरकलह ना हो, इसको लेकर खासतौर से रणनीति बनाई जाएगी और फिर सभी ग्रुप को एक जाजम पर बैठाने के लिए कांग्रेस कोशिश भी लगातार कर रही है। लेकिन सबसे पहले रेस में जो आगे है प्रीति कुंवर, जो गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी भी है। अब हालांकि 4 दावेदार, इन चारों को किस तरीके से खुश किया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी जो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो दावेदार है या फिर उनको ही मौका मिले। अब चारों में से एक को मौका मिलेगा, बाकी 3 नाराज ना हो, ये भी कोशिश होगी। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी और भाई ने ताल ठोकी है। एक ही घर से 2 दावेदार दिखाई दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी भी है और भाई भी, जो चाहते हैं कि उनको दावेदारी मिले विधानसभा के उपचुनाव में। अब भीम सिंह चुंडावत और कुबेर सिंह चावड़ा ने भी ताल ठोक दी है। गहलोत, डोटासरा प्रभारी जितने भी मंत्री हैं उनसे लगातार चारों की मुलाकात भी हो रही है। दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति कुंवर दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि नाम अभी तक सबसे आगे प्रीति कुंवर का ही आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी नाम को फाइनल कर भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने मन बना भी लिया है। फिर भी सभी ग्रुप को एक जाजम पर बैठाने के लिए, सभी को एक साथ रखने की कोशिश कांग्रेस के भीतर लगातार की जा रही है और इसी के मद्देनजर रणनीति भी तैयार होगी। जूली का टीका, जब मंत्री ने कहा मैं तो खुद ही टीका हूँ। जी हाँ, जूली का टीका जब मंत्री साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही टीका हूँ। आज विधानसभा में चल रहा कोरोना का टीकाकरण अभियान और इसी दरमियान वहां पर आ गए मंत्री टीकाराम जूली। जब चिकित्सा दल ने मंत्री को कहा टीका लगवाने के लिए तो मंत्री जूली ने कहा कि मेरे तो नाम में ही टीका है। ये सुनते ही मौजूद लोगों में फूट पड़ी हंसी, क्योंकि टीकाराम जूली विधानसभा के भीतर टीकाकरण अभियान एक तरीके से चल भी रहा है और साफ तौर से जब टीकाराम जूली वहां पर पहुंचे तो चिकित्सा महकमे की जो टीम वहां पर मौजूद थी, चिकित्सा दल ने मंत्री से कहा कि आप भी टीका लगवाने के लिए आगे आ जाइए। तो मंत्री साहब ने खुद ये कहा कि मेरे तो नाम में ही टीका है, इसलिए वहां पर एक बार हंसी जरूर सुनाई दी सभी की। और साथ ही विधानसभा में कोरोना का टीकाकरण अभियान, इस दरमियान वहां पर टीकाराम जूली और इसी बीच ये खबर वहां से निकलकर सामने आई।
क्या वाकई उत्तराखंड में होगा बदलाव? अब जो राजनीतिक हलचल वहां पर तेज हो गई है, उसके बाद कई तरह की कयासबाजी भी की जा रही है। क्या वाकई में उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है? अगले साल फरवरी मार्च में होने हैं विधानसभा चुनाव। उससे पहले जो राजनीतिक बुगाहट सुनाई दे रही है, उससे कई तरह के बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। लगातार वक्त वक्त पर यह बात भी निकलकर सामने आती रही है। हालांकि कई जानकार इसे मान रहे केवल अटकलें मात्र, लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये महज अटकलें हों। खबर ये है कि मुख्यमंत्री के जो काम करने के तरीके से, मुख्यमंत्री की कार्यशैली से वहाँ पर बीजेपी में, दिल्ली में जो आलाकमान है वो नाराज है। अब आने वाले चुनाव में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, इसको लेकर भी कई बातें, लेकिन जानकार सूत्र कह रहे हैं कि ये महज अटकलें मात्र हो सकती हैं। वैसे पार्टी आलाकमान ने फीडबैक के लिए रमन सिंह, दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड भेजा हुआ है। उसके बाद से ही सियासी हलचल वहां पर तेज भी हुई और फीडबैक के बाद रमन सिंह गौतम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को। अब जो फीडबैक वहां से मिलेगा, ग्राउंड पर जाकर वो कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, वहां के हालातों को जान भी रहे हैं, फीडबैक भी वहां पर ले रहे हैं। अब जो फीडबैक वहां पर रमन सिंह और गौतम को मिलेगा, उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो रिपोर्ट दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी और सभी पहलुओं पर विचार के बाद पार्टी नेतृत्व का निर्णय होगा अंतिम। अब सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा, कौन कौन से वो पहलू होंगे, हर पहलू को जांचा परखा जाएगा, विचार होगा, मंथन, और उसके बाद जो आखिरी फैसला होगा पार्टी नेतृत्व का होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में एक बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। कर्नाटक के मंत्रियों में सीडी का भय। जी हां, कर्नाटक के मंत्री सीडी के खौफ में है। कर्नाटक के मंत्रियों में सीडी का भय है। पिछले दिनों सीडी खेल में कर्नाटक रहा चर्चाओं में। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ सीडी के खेल में, कर्नाटक चर्चाओं में रहा। इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि मंत्रियों में सीडी का भय है कर्नाटक में। और साथ ही येदियुरप्पा सरकार के मंत्री को सीडी कांड में देना पड़ा इस्तीफा। अब वो घटना भी आपको याद होगी, येदियुरप्पा सरकार के मंत्री को सीडी कांड जब हुआ था, उन नाम आने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या वाकई कर्नाटक के बाजार में ऐसी कई सीडी उपलब्ध हैं? अब खबर ये है कि क्या वाकई कर्नाटक के सियासी बाजार में ऐसी कई सीडीज उपलब्ध हैं, मौजूद हैं? तभी येदियुरप्पा सरकार के 6 मंत्री पहुंचे अदालत और इसीलिए कहा जा रहा है कि डर है सीडी का और सीडी बाजार में उपलब्ध भी है और इसीलिए येदियुरप्पा सरकार के 6 मंत्री अदालत पहुंचे और किसी तरह की सीडी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब सीडी का डर इस हद तक है कि अदालत पहुंचे 6 मंत्री और वहां पर जाकर ये कहा गया कि किसी भी तरह की सीडी के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। अब कर्नाटक में लगातार एक के बाद एक सीडी कांड और उसके बाद अभी जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से कई सवाल भी खड़े हुए थे, इस्तीफा तक देना पड़ गया था। उसके बाद अब खबर ये कि कुछ मंत्री वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए सीडी कांड की वजह से। उनको भी सत्ता हाथ से गंवानी ना पड़ जाए, ये डर है, इसलिए रुख किया अदालत का और वहां पर जाकर किसी भी तरह के सीडी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है अदालत के सामने। उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। जी हां, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में भाजपा पर कसा तंज। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और उन्होंने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस भी सरकार में शामिल है। ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में भाजपा पर तंज कसा और कहा हम पहले उनके साथ थे और आगे भी कभी साथ हो सकते हैं। अब ये जो मजाक किया उद्धव ठाकरे ने, ये यूं ही कह दिया या फिर इसके पीछे के मायने कुछ और हैं या फिर ऐसा चल भी रहा है महाराष्ट्र सरकार में? ठाकरे ने मजाकिया अंदाज में भाजपा पर तंज कसा और कहा कि हम पहले उनके साथ थे, आगे भी ऐसा मौका हो सकता है। विधानसभा में बजट भाषण पर चर्चा के दौरान ये बात उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई। विधानसभा में बजट पर भाषण वो दे रहे थे और बजट भाषण के बाद जो चर्चा वहां पर हो रही थी, उसके बाद ये तमाम बातें उन्होंने कही और ये सुनकर कांग्रेस एनसीपी दोनों के नेताओं के खड़े हो गए कान। अब ये आम बात नहीं थी, क्योंकि पहले भाजपा के साथ सरकार में शिवसेना रही, उसके बाद कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ वहां पर सरकार में शिवसेना है और उसके बाद जब विधानसभा के भीतर इस तरीके की बात की जाती है कि बीजेपी के साथ पहले वो सरकार में थे और दोबारा भी ऐसा हो सकता है, तो ये सुनकर कांग्रेस एनसीपी दोनों के नेताओं के कान खड़े हो गए। मजाकिया ही कही, लेकिन सियासी गलियारों में निकाले जा रहे कई मायने। मजाक भले ही हो सकता है, मजाकिया लहजे में जरूर उन्होंने ये कह दिया हो, लेकिन सियासी गलियारों में निकाले जा रहे कई मायने, क्योंकि कहा जाता है कि सियासत में जो भी कुछ कहा जाता है उसके कई मायने होते हैं। अब उद्धव ठाकरे ने जो कहा है उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगले वर्ष बीएमसी के चुनाव भी होने हैं और 25 साल से शिवसेना का कब्जा है बीएमसी में और लेकिन कांग्रेस के बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने वाली बात इससे
जोड़कर देखी जा रही है। अब खबर लंबे वक्त से ये भी आ रही है कि कांग्रेस बीएमसी के चुनाव को अकेले ही लड़ने जा रही है। अब क्या उद्धव ठाकरे का ये बयान बीएमसी के चुनाव को लेकर था, अब इसको लेकर भी आगे कैसी तस्वीरें आती हैं या फिर किस तरीके की बयानबाजी होती है उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद, उस पर लगातार नजर होगी। बदरुद्दीन अजमल को लेकर कांग्रेस में सब नहीं एक मत। जी हां, बदरुद्दीन अजमल को लेकर कांग्रेस में सब एक मत नहीं है, एक सुर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। असम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बनाया महागठबंधन। असम में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार सत्ता में काबिज करने के ख्वाब देख रही है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन असम में कांग्रेस ने बनाया। गठबंधन से तो कांग्रेस पार्टी राज्य में होती दिख रही मजबूत। अब गठबंधन जो वहां पर बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उससे कांग्रेस राज्य में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन AIUDF के साथ तालमेल से कुछ कांग्रेस नेता नाराज हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ तालमेल से कुछ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो नाराज दिखाई दे रहा है। अजमल को लेकर जानकार सूत्रों ने संकेत भी दिया। कांग्रेस के अजमल को साथ लेने पर अहोम संस्कृति के लोग हो जाएंगे दूर। अब खबर ये कि अहोम संस्कृति के जो लोग हैं वो हो सकता है कांग्रेस अजमल के साथ आए तो वो नाराजगी जाहिर करें या फिर वो दूर हो जाएं, क्योंकि अहोम संस्कृति के लोग बांग्ला बंगाली दोनों को मानते खतरा। अब अहोम संस्कृति के जो लोग हैं वो बांग्ला भी और बंगाली दोनों को ये खतरा मानते हैं। अब वहां पर असम में जो सपना कांग्रेस देख रही है वो सपना क्या वाकई में सच हो जाएगा? कांग्रेस ये बार बार दावा कर रही है कि असम में गठबंधन की सरकार आएगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ गठबंधन कांग्रेस असम में कर रही है और उम्मीद ये कि गठबंधन के बाद वहां पर सत्ता से बीजेपी को बेदखल किया जाएगा और कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी, गठबंधन के साथ ही सही। लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल को लेकर एक सहमति दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का ऐलान किया और साथ ही दावा भी किया कि जीत उनकी होगी, लेकिन AIUDF के साथ तालमेल से कुछ नेता कांग्रेस के जो है अंदर खाने वो नाराज नहीं है। अब एंटी इनकम्बेंसी वहां पर दिखाई ना दे, इसका खामियाजा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना ना पड़े, ये कोशिश भी हालांकि की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन उस रणनीति के इतर क्या अब आगे वहां पर कोई कलह खुलकर सामने आती है चुनाव से पहले, और अगर आती है तो कांग्रेस के लिए वो ठीक नहीं होगा विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन असम का चुनाव दोनों ही दलों के लिए, यकीन मानिए बीजेपी के लिए सत्ता में काबिज एक बार फिर से होने की बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से असम की सत्ता को वो बीजेपी से छीनती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हलचल लगातार तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी के समर्थन में एकजुट हो रहा विपक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल भी आपने देखा था ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किस तरीके से हुंकार भरी थी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद अब लगातार जो राजनीतिक हलचल है वो तेज होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के समर्थन में एकजुट हो रहा विपक्ष। कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी पार्टियां ममता के साथ। कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य विपक्षी पार्टियां ममता के साथ हैं और इस सिलसिले में झारखंड पहुंचे राकांपा प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके घर जाकर मिले पवार। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से ऐलान किया गया पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे हेमंत सोरेन और वहां पर भी क्या हेमंत सोरेन के जाने से कुछ असर होगा, इसको लेकर भी कई बातें हैं। भाजपा को किसी भी तरह रोकना चाहता है विपक्ष। अब एकमात्र कोशिश यह है, टारगेट या विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का, कि भाजपा को पश्चिम बंगाल की सियासत में या फिर सत्ता में बिठाने नहीं देना है या फिर काबिज नहीं होने देना है। लगातार कोशिश इसलिए की जा रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कहा जा रहा था कि टक्कर सीधी है बंगाल के चुनाव में, लेकिन अब जिस तरीके से गठबंधन के साथ कांग्रेस भी वहां पर उभर कर सामने आ रही है, उससे भी कहा यह जा रहा है कि हो सकता है वहां पर कुछ जो नतीजे हैं वो अलग दिखाई दे या फिर परिवर्तन के बाद जिस तरीके से बीजेपी कह रही है वो परिवर्तन बीजेपी के लिए शुभ होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर कई तरह की बातें। अब हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां पर जाकर वो प्रचार करेंगे और साथ ही साथ शरद पवार झारखंड पहुंचे, वहां जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री है वहां के और साथ ही वहां पर जाकर जब मुलाकात हुई तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और पश्चिम बंगाल वहां पर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। रिटर्न टू नंदीग्राम। जी हां, वामपंथी सरकार ने 14 वर्ष पहले बनाया था नंदीग्राम में सेज। रिटर्न टू नंदीग्राम हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। वामपंथी सरकार ने 14 वर्ष पहले नंदीग्राम में सेज बनाया था। सिंगूर के बाद नंदीग्राम में भी बनी थी विस्फोटक स्थिति। टीएमसी के लिए
स्प्रिंग बोर्ड साबित हुआ नंदीग्राम। इसमें शुभेंदु अधिकारी की भी थी महत्वपूर्ण भूमिका। शुभेंदु पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में अंतर इतना है कि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी जो अभी बीजेपी से नंदीग्राम से लड़ रहे हैं वो पहले टीएमसी का हिस्सा थे और पूरा साथ मजबूती के साथ ममता के साथ था और इसमें शुभेंदु अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी नंदीग्राम में टीएमसी की जीत को लेकर। अब शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं ममता बनर्जी को चुनौती। अब चूंकि सीधे ललकार रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से। इस तरह तृणमूल कांग्रेस की ही ए और बी टीम में घमासान है। इस बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। जम्मू में 170 रोहिंग्या मुसलमान हिरासत में लिए गए हैं। म्यांमार के बंगाली भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्या। जम्मू में 170 रोहिंग्या मुसलमान हिरासत में। म्यांमार के बंगाली भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार से बचकर भारत में आ गए। रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में 2012 से रह रहे करीब 6500 रोहिंग्या और रोहिंग्या के नेताओं का दावा सबके पास UNHCR कार्ड्स, वो अवैध प्रवासी नहीं हैं और कोविड के दौर में कई कार्ड एक्सपायर भी हो चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही जम्मू कश्मीर की सरकार। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद खाली हैं। कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां पर कुलपति के पद खाली हैं। इसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि आखिर इन खाली पदों को कब भरा जाएगा। कुलपति की नियुक्ति के प्रस्ताव कई महीनों से लंबित भी हैं। 40 में से 18 केंद्रीय विश्वविद्यालय में फुल टाइम वीसी नहीं है और इस महीने एक और विश्वविद्यालय में होगा कुलपति का पद खाली। कुलपति की नियुक्ति के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय में लंबित है और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की तरफ से अब क्या रिएक्शन आता है या फिर किस तरीके से वो इनको फिलअप करते हैं, इस पर भी लगातार नजर है। हालांकि सभी देख रहे हैं रमेश पोखरियाल की तरफ कि जो कुलपति के पद नियुक्त होने हैं या फिर जो खाली पद चल रहे हैं उनको कब भरा जाएगा, इसको लेकर अब उम्मीद बहुत ज्यादा है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का 2 बहुओं को तोहफा। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस खास मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का 2 बहुओं को तोहफा है। आज पाकिस्तान से अपने ससुराल भारत लौटेंगे दोनों विवाहिता। बाड़मेर जैसलमेर के 2 युवकों की वर्ष 2019 में पाकिस्तान में हुई थी शादी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कोरोना के दौर ने बढ़ाई दूरियां। परिवार परेशान होकर पहुंचा स्थानीय सांसद और कृषि राज्य मंत्री के पास और साथ ही ऐसे में मंत्री कैलाश चौधरी ने बहुओं को बाड़मेर लाने का बीड़ा उठाया। कई महीनों की मेहनत के बाद आज वाघा बॉर्डर से आएंगे 4 लोग हिंदुस्तान और मंत्री के निजी सहायक पंकज कड़वासरा करेंगे चारों को रिसीव। मंत्री के निजी सहायक पंकज आज पहुंच चुके वाघा बॉर्डर और साथ ही बाड़मेर जैसलमेर से दोनों परिवारों के लोग भी वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।